collection called set, well defined collection called set. सेट किसको कहते हैं? जो कलेक्शन वेल डिफाइंड हो. वेल डिफाइंड कहने का मीनिंग क्या होता है? वेल डिफाइंड कहने का मतलब हो गया जो पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करे. ठीक है, मान लीजिए जैसे आप ये सोचिए कि किसी एक क्वेश्चन का हम आंसर दिए, तो कौन सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया एक कलेक्शन बताओ, हमसे पूछा गया एक कलेक्शन बताओ, हम एक कलेक्शन बताए. उसके बाद किसी दूसरे पर्सन से पूछा गया उसी कलेक्शन को फिर से डिफाइन करो. अगर बाय द वे दोनों पर्सन के आंसर में डिफरेंस आ गया then it is not called well defined. अगर दोनों पर्सन का आंसर सेम हुआ then it is called well defined. then it is called well defined. तो आप मीनिंग क्या समझेंगे? well defined कलेक्शन किसको कहते हैं? जो पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करता है. ठीक है, एक दो एग्जांपल देखिए, आपके सामने पता चल जाएगा क्या होता है. अच्छा, आप में से हर किसी को ये पता कि कलेक्शन किसको कहते हैं? अगर आता है तो एक बार बताएंगे कलेक्शन किसको कहते हैं? कोई कुछ बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है. नहीं, अरे कलेक्शन नहीं जानते हैं? कलेक्शन, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंग्लिश भी यहां बता देंगे. ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड कलेक्शन. जैसे सुने नहीं है, मेरे पास क्या है कि जो एंशिएंट कॉइन्स है उसका कलेक्शन है. इसका मीनिंग क्या हुआ? मेरे पास एंशिएंट कॉइन्स का एक ग्रुप है. मेरे पास जो पोस्टल स्टैम्प्स होता है उसका एक कलेक्शन है. तो इसका मतलब कि ढेर सारा पोस्टल स्टैम्प्स हम एक जगह कलेक्ट करके रखे, तो यानी कि पोस्टल स्टैम्प्स का वो एक ग्रुप है. तो किसी भी चीज का अगर ग्रुप होता है तो उसको कहा जाता है कलेक्शन. ठीक है, अगर इस कलेक्शन को वेल डिफाइंड कर दिया जाए तो उसका पर्टिकुलरली नाम क्या हो जाएगा? सेट. तो ग्रुप, कलेक्शन एक ही चीज, मगर जब ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा देन इट इज कॉल्ड सेट. आपके सामने एग्जांपल रखते हैं, थोड़ा डिफरेंस देखिएगा. पहला एग्जांपल क्या है? कलेक्शन ऑफ बेस्ट फुटबॉल प्लेयर. ठीक है, बेस्ट फुटबॉल प्लेयर जो भी है. और दूसरा आपके पास है कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स. ठीक है, दो कलेक्शन मेरे सामने रखा गया, एक दो. अब क्या हुआ कि किसी एक पर्सन से पूछा गया कि बताओ तुम्हारे नजर में बेस्ट फुटबॉल प्लेयर कौन है. वो एक पर्सन जो था ना, पर्सन 1, ये आंसर दिया समथिंग एक्स, नाम बताया एक्स. एक पर्सन P2 था, वो बोला ना मेरे नजर में एक्स ठीक नहीं खेलता है. ठीक है, आप जानते हैं मेसी, रोनाल्डो, इन सब का नाम तो सुने होंगे, वैसा ही कुछ सोच के चलिएगा. ठीक है, पर्सन P1 बोला कि एक्स जो है वो बेस्ट फुटबॉल प्लेयर है, मगर पर्सन P2 बोला ना इसमें तो हमको कुछ बेस्ट नहीं दिखता, मेरे हिसाब से जो पर्सन Y था वो बेस्ट प्लेयर है. तो देखिए, पर्सन टू पर्सन आंसर वैरी किया कि उसी एक स्टेटमेंट के लिए पर्सन टू पर्सन आंसर वैरी किया. किसके कारण किया वो भी थोड़ा ध्यान दें आप. इस एक एडजेक्टिव के कारण किया. इंग्लिश में पढ़े ना एडजेक्टिव. ठीक है, इस एक एडजेक्टिव के कारण इसका आंसर वैरी किया. अब थोड़ा सेकंड वाले पार्ट में आइए. ठीक है, समझिएगा. कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स. पर्सन P1 क्या आंसर दिया? पर्सन P1 बोला देखो A-E-I-O-U होगा. फिर हम लोग पूछे कि अच्छा ठीक है, सेकंड पर्सन P2 जो था समथिंग राम श्याम ऐसा कुछ नाम. ठीक है, उससे पूछा गया, वो बोला देखो क्या होगा A-E-I-O-U. अगर पढ़ा लिखा है तो दोनों का आंसर यही होगा. तो देखिए, सेकंड वाले स्टेटमेंट में, सेकंड वाले कलेक्शन में पर्सन टू पर्सन आंसर वैरी नहीं किया. इसका मतलब है कि ये जो कलेक्शन बताया गया है ये कलेक्शन मेरा वेल डिफाइंड है. ये कलेक्शन मेरा वेल डिफाइंड कलेक्शन है. और फर्स्ट वाले में क्या है कि जो कलेक्शन आपको बताया गया वो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इट इज नॉट वेल डिफाइंड. ये वेल डिफाइंड नहीं. क्या आपको डिफरेंस पता चला वेल डिफाइंड कलेक्शन और नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन में? आपको एक समरी दे देते हैं. अगर स्टेटमेंट में कहीं भी एडजेक्टिव लगा लाइक बेस्ट, गुड, टॉल, ऐसा कुछ भी अगर एडजेक्टिव लगा जो उसके प्रॉपर्टी को बता रहा है,
प्रॉपर्टी को बता रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे कि वो कभी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता है। और अगर कभी ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कि पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करे, मल्टीपल आदमी सेम आंसर दे, उसको कहते हैं हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो आई होप आप वेल डिफाइंड कलेक्शन और नॉट वेल डिफाइंड दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। ठीक है, सोच के आंसर दीजिएगा वेल डिफाइंड है कि नहीं। ठीक है, टॉल बॉयज इन क्लासरूम, टॉल बॉयज इन क्लासरूम, बोलिए ये वेल डिफाइंड है कि नहीं? नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, ये वेल डिफाइंड नहीं है कलेक्शन। अब दूसरा चीज और सुनिए, मान लीजिए जैसे ये बोला गया हम लोग से कि नेचुरल नंबर, ये बोला गया नेचुरल नंबर लेस देन 7। ठीक है, आंसर क्या होगा? ये वेल डिफाइंड है क्योंकि नाम लगा नेचुरल नंबर, तो सबको पता चला 1 से स्टार्ट होगा। और बोला गया लेस देन 7, तो सबको पता चला इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। ठीक है, जो भी आदमी जानता है मैथमेटिक्स थोड़ा पढ़ा है, उसको नेचुरल नंबर पता है, तो उसके आंसर बार बार हमको यही मिलेगा। तो ये मेरे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो आप कह सकते हैं देयरफॉर इट इज अ सेट, ये एक सेट है। ठीक है, जो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा उसको सेट बोलेंगे, जो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा उसको सेट नहीं बोलेंगे, नॉट एनी सेट। तो सबसे पहला चीज हम लोग अभी ये डील कर रहे थे कि सेट क्या होता है और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कब सेट है और कब सेट नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड ध्यान रखिएगा, इसी से रिलेटेड सेट रिप्रेजेंटेड बाय, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करें? रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, उसके कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि मान लीजिए जैसे हम ये लिखना चाहते हैं कि ए कोई सेट है, तो हम लिखेंगे कैपिटल है। इसके बारे में अब लिखा जाएगा कि इट इज सेट ऑफ, इट इज सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, लाइज बिटवीन 2 and 7, 2 और 7 के बीच में लाई करने वाला होल नंबर का जो कलेक्शन होगा उस सेट को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बारे में जो भी बोला जाएगा वो एकदम वेल डिफाइंड होना ही चाहिए, जैसा आप अभी देखें डिफरेंस। ठीक है, दूसरा एक और चीज इसी में ध्यान रखेंगे कि सेट रिटन इन कर्ली ब्रेस, इन बिटवीन कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, जो मंझला ब्रैकेट होता है ना हिंदी में, जिसको मंझला ब्रैकेट कहते हैं, वही वाला चीज। ऐसा कर्ली ब्रेस के बीच में हमेशा सेट को लिखा जाएगा। सर इसका क्या मतलब? देखिए इसका मतलब ये हो सकता है आपके पास ऐसे स्टेटमेंट लिखा हो या फिर सेट ए ऐसे लिखा रह सकता है। ठीक है, कर्ली ब्रेस लगना मतलब कि वो एक सेट है, कर्ली ब्रेस का प्रेजेंट होना मतलब कि वो एक सेट है। जब भी कर्ली ब्रेस कहीं भी देखेंगे आप 11 12 मैथमेटिक्स में जब भी पढ़ेंगे, कहीं भी कर्ली ब्रेस दिखा, अपने आप जनरली अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि वो एक टाइप का सेट है। ठीक है, चलिए इतना सारा चीज सेट से रिलेटेड जो छोटा छोटा पॉइंट्स था उसका इंट्रोडक्शन है, नोट कर ले आप। कुछ डाउटफुल है पूछा जाए? देखिए सेट के बारे में बेसिक चीज जान गए, नेक्स्ट पॉइंट पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म्स। ठीक है, 2 फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला जो होता है उसको कहते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट, और दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट। ठीक है, 2 नाम, या तो किसी सेट को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या उसी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब दोनों का क्या मीनिंग होता है वो समझिएगा। रोस्टर फॉर्म का मतलब हो गया इंडिविजुअल एलिमेंट्स
written written in between curly braces, in between curly braces, ठीक है, उसके बीच में इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिखा रहेगा तब उसको रोस्टर फॉर्म कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई एक सेट ए है, इसके अंदर कर्ली ब्रेस के बीच में 1 2 3 4 ऐसा लिखा है। कोई दूसरा सेट एक बी है, इसमें कर्ली ब्रेस के बीच में ए बी सी डी ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब कभी भी कर्ली ब्रेस के अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट कॉमा सेपरेटेड होगा, कॉमा सेपरेटेड होगा इंडिविजुअल एलिमेंट, उसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन दिस फॉर्म ऐसा लिख दे रहे हैं हम, इन दिस फॉर्म मैथमेटिकल कंडीशन दिखाएंगे अभी आपको कैसा होता है, मेन खेल इसी का होता है। इन दिस फॉर्म मैथमेटिकल कंडीशन और स्टेटमेंट, कंडीशन और स्टेटमेंट डिस्क्राइब सेट। सेट के बारे में जो ना एक स्टेटमेंट, तो या तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा या इंग्लिश का सिंपल स्टेटमेंट हो सकता है, या फिर मैथमेटिकल कंडीशन। अगर कंडीशन लगा है, स्टेटमेंट लगा है, उसको बोला जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इंडिविजुअल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसको बोला जाएगा रोस्टर फॉर्म। तो ये होता कैसा है देखिएगा, अभी हम इसी चीज का मतलब कि सेट ए का जो रोस्टर फॉर्म में यहां लिखे हैं, इसी का सेट बिल्डर लिख रहे हैं। देखिए कैसा होगा, सेट ए है, ए ही नाम रहेगा, लिखा कैसे जाता है वो देखिए, x सच दैट, इसका क्या मीनिंग हुआ, x इज द जनरल एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर कभी भी आपको स्टेटमेंट में ऐसा दिखा, ये कॉलन से पहले x या कुछ भी लिखा है, वो जनरल एलिमेंट होता है सेट का। पढ़ते कैसे है, x such that x belongs to whole number x less than 5। देखिए कोई एलिमेंट नहीं दिया, देखिए 1 2 3 4 में से कोई एलिमेंट नहीं दिया, मगर मैथमेटिकल कंडीशन लिखा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा है। यहां पे क्या लिखा है, फिर से पढ़ के सुना रहे हैं। A is the set of x such that x is whole number and x less than 5। अब सोचिए लेस देन 5 होल नंबर कौन कौन होगा, सोच के बताइए तो। सर 1 2 3 4 नहीं सर 0। हाँ 0। आप मेरे मिस्टेक को पकड़े हैं, ठीक है, वो मेरा मिस्टेक था, वो मेरा मिस्टेक था। हमको यहाँ पे नेचुरल लिखना था एक्चुअल में, ठीक है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 5। अब देखिए नेचुरल स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 3 4। ये जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स है, इसी को यहाँ पे मैथमेटिकल कंडीशन में दिखाया गया। तो इसी सेट ए का ये रोस्टर फॉर्म कहलाएगा और उसी सेट ए का ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आता है, रोस्टर फॉर्म देगा सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो, या सेट बिल्डर देगा रोस्टर में कन्वर्ट करो। पहला क्वेश्चन सेट से यही अराइज करता है, जो फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, इंटर कन्वर्जन पूछा जाता है। देखेंगे अभी इस पे और डिस्कशन होगा, इतना छोटा नहीं। अच्छा, अगर इस बी का हमको सेट बिल्डर लिखना हो, सोच के बताइए तो क्या लिखा जाए, कोई भी। सर A is a set x हाँ, सच दैट it belong to English alphabet letter A to D। A to D, हाँ ठीक है। देखिए आप जैसा बोले ना उसके हिसाब से बिलोंग्स टू नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि बिलोंग्स टू हमेशा नंबर के लिए होता है। मगर आप जो बोले हम उसका एक स्टेटमेंट थोड़ा सा करेक्ट करके लिख दे रहे हैं। देखिए कैसे लिखा जाएगा, x such that x is English alphabet, x is English alphabet precede E, ठीक है। E से पहले का इंग्लिश अल्फाबेट, E से पहले का इंग्लिश अल्फाबेट वही x है। तो E से पहले का इंग्लिश अल्फाबेट कौन होगा, ABCD होगा। तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म और ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। इसी चीज को देखिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। B is set of English alphabet before E, ये लिखा जा सकता है। तो देख रहे हैं, ये कर्ली ब्रेस में लिखा
अपने कंडीशन के साथ जो एलिमेंट बता रहा है, ये सिंपल क्या है, स्टेटमेंट। हम आपको डिफरेंस दिखाना चाहते थे, इसलिए हम 2 बार लिखे। पहली बार में कंडीशन है, पहली बार में कंडीशन है, सच दैट लगता है ना, वो कंडीशन होता है। और दूसरी बार में स्टेटमेंट है। देखिए सिंपल एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इंग्लिश का एक स्टेटमेंट लिखा है। स्टेटमेंट और सेंटेंस में डिफरेंस समझते हैं? नहीं? यस क्या कोई भी? सर, स्टेटमेंट में सिंबल वाइज होता है। नहीं। और कुछ? वो मैथमेटिकल में होता है। देखिए आप गलत नहीं बोले, मगर आप क्या बोले ना, वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसमें सिंबल वाइज होता है। ठीक है, हम इंग्लिश के स्टेटमेंट का बात कर रहे हैं, बस वो पूछ रहे थे। हाँ, आपका स्टेटमेंट मतलब कोई भी लाइन सर। तो सेंटेंस मतलब कोई स्पीच का सेंटेंस स्टेटमेंट हुई है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, आप इतना ध्यान नहीं देते हैं कभी कभार, ठीक है, क्योंकि वो इतना सिंपल सा चीज रहता है ना, उसमें इतना थिन डिफरेंस होता है कि आदमी ध्यान नहीं देता है। सुन लीजिए, याद रखिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट वर्ड आता है हमेशा, ठीक ना, सेंटेंस नहीं आता है। सेंटेंस का मतलब होता है, सेंटेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, विच मेक सेंस। ठीक, सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस, मतलब कुछ भी वर्ड्स वगैरह जोड़ दिए जो समझ में आ जाए सामने वाले को, उसी को सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें बहुत ही वैरायटी आता है, कोई चौंक गया, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई आंसर दे रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई डर गया, ठीक है, सब आ जाता है सेंटेंस में। मगर जो स्टेटमेंट होता है ना, स्टेटमेंट, तो इसके साथ एक वर्ड याद रखिएगा, ये एक डिक्लेरेशन होता है, ये एक डिक्लेरेशन होता है। स्टेटमेंट इज दैट सेंटेंस विच कंटेन्स डिक्लेरेशन अबाउट एनीथिंग, ठीक है, और एनी कंडीशन, किसी कंडीशन का या किसी चीज का अगर कोई भी सेंटेंस डिक्लेरेशन रखता है उसको स्टेटमेंट कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया, जैसे हम बोले, हम क्या बोले कि 5 4 से बड़ा है, लिखे मैथमेटिक्स में, मगर हम इसको पढ़े अभी आपके सामने कैसे, जैसे हिंदी और इंग्लिश का स्टेटमेंट होता है वैसे हम आपको डिक्लेयर करके सुनाए कि 5 4 से बड़ा होता है, ठीक है। अब आप डिसाइड कीजिएगा कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो अगर किसी भी सेंटेंस पे कोई डिसाइड करे कि वो ट्रू है या फॉल्स है, देन इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। और अगर उसमें मैथमेटिकल सिंबल लग गया, मैथमेटिकल नोटेशन लग गया, उसको बोला जाता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा जरूरत था, आपके क्लास 11 में एक पूरा का पूरा चैप्टर है कॉल्ड मैथमेटिकल इंडक्शन, और वो पूरा का पूरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट के बेसिस पे ही सॉल्व होता है। तो आपको हम इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आगे के मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन करवा दे रहे हैं आपको, और अभी तो खैर जरूरत है ही। तो यहाँ पे ये इंग्लिश का स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये जो हुआ ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपसे नहीं पूछेगा कि कौन इंग्लिश स्टेटमेंट है और कौन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, मतलब एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। जब कभी भी आप डिक्लेरेशन दिए, देखिए आप क्या बोले, थोड़ा उस पर गौर कीजिएगा, क्या बोला गया, बोला गया बी एक सेट है, सुन लो, बी एक सेट है जो इंग्लिश अल्फाबेट को रख रहा है जो ई से पहले होता है, ठीक है। ये आपको बताया गया कि देखो ऐसा हो रहा है। अब आप चेक करेंगे वाकई में बी के अंदर ई से पहले का इंग्लिश अल्फाबेट है कि नहीं है। आप बोले हाँ बिल्कुल है, इसका मतलब है कि ये सेट और ये सेट बराबर है, ठीक है। यही चीज आपको वहां समझना है सेट बिल्डर में। तो सेट बिल्डर ये भी सही, ये भी सही। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेट का मल्टीपल सेट बिल्डर हो सकता है, एक सेट का मल्टीपल सेट बिल्डर आंसर हो सकता है, मगर रोस्टर फॉर्म हमेशा यूनिक होता है, रोस्टर फॉर्म हमेशा यूनिक होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अभी जो है एक छोटा सा कन्वर्जन दिखाएं, एक पॉइंट और मेंशन करेंगे, देखिएगा क्या लिख रहे हैं। इन सेट ऑर्डरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ordering of objects or things or alphabet or numbers does not make any sense, does not make any sense
ये हो गया ना बोलने वाला बात, ठीक है, ये हो गया किताबी भाषा। हाँ, समझने वाला चीज क्या, आप किसी भी एलिमेंट को आगे पीछे लिखें सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बस यही कहना चाहता है, ठीक है। 2 लाइन में जो बोला नहीं है, ये बस इतना ही कहना चाहता है। सेट के अंदर एलिमेंट को किसी को आगे किसी को पीछे लिख देंगे, सेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरा एक और जरूरी बात, इन सेट रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स does not take place नहीं होता है, एक एलिमेंट का बार बार रिपीटेशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये जो 2 लाइन लिखे हैं उसके बारे में थोड़ा आपको यहाँ पे हम डिस्क्राइब करके देते हैं, ठीक है, एग्जांपल के साथ। मान लीजिए हमसे ये बोला गया कि फॉर्म अ सेट with letters of word और यहां लिखा है बनाना। आप समझ गए ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक सेट बनाओ, किस चीज से बनाए, तो इस वाले वर्ड के लेटर से एक सेट बनाओ, ठीक है। अब देखिए क्या है, हम उस सेट का कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं डी, हम उसका नाम दे दिए, कर्ली ब्रेस के अंदर हम लिखना चाहते हैं बी लिखे, ए लिखे, एन लिखे, बोलिए और कुछ लिखे? नो सर। अब नहीं लिख सकते क्योंकि इसके अलावा आप किसी भी लेटर को यूज कीजिएगा तो उसका रिपीटेशन हो जाएगा। तो इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके अगर कोई सेट बनेगा तो वो ये बनेगा। अब दूसरा आदमी क्या बोला ना कि नहीं देखो हम एक सेट बनाए ई, आप पीछे बोलिए, ठीक है, तो उसका कहना था ए एन बी, ठीक, बोलिए दोनों सेट अलग है कि सेम है? सेम है सर। दोनों सेम सेट है, दोनों कैसा है, सेम सेट है, यानी आप कह सकते हैं डी जो है ना वो ई के बराबर है, डी सेट जो है वो ई के बराबर है। तो एक तो सेट में ऑर्डरिंग कोई मायने नहीं रखता है, किसी को आगे पीछे कर सकते हैं, और दूसरा किसी भी लेटर का रिपीटेशन या किसी भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। आप काउंट करके बताइएगा, ठीक है, इसी से रिलेटेड बात है, आप यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं उसको। सुनिए, मान लीजिए आप काउंट करने के लिए बोला गया कि सेट ए के अंदर कितना एलिमेंट है ये बताना है आपको, ठीक है, कितना एलिमेंट है ये बताना है। लिखा है 1 2 1 3 1 5 3 7 2, बोलिए तो इसके अंदर कितना एलिमेंट है? सर 5। एक आंसर मिला 5, और ट्राई कीजिए। 12, ठीक है, और कितना? कोई अभी आंसर दिए थे ना? नो सर 9 सर 5 ठीक। देखिए सबसे पहला चीज कि ये जो सेट लिखा इसमें हमको 1 दिखा 1 2 3 बार, 1 2 3 बार। हम वाकई में इसको 3 टाइम्स रिपीट करेंगे कि सिंगल टाइम कंसीडर करेंगे? सर सिंगल टाइम कंसीडर। सिंगल टाइम, एक 1 हो गया, ठीक है, 2 एक 2 हो गया, 3 एक 5 और एक 7, उसके अलावा कुछ भी उठाइएगा रिपीटेशन, 1 2 3 4 और एक 7 5। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 5। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 5 है, और वो इस वाले सेट के बराबर है, ठीक है। हम थोड़ा उसको वहां से हटा के नीचे लिख दें। मान लीजिए कोई ये बोला छोटा सा, ठीक ना, b दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 5 7, तो ये सेट A और ये सेट B दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो सेट के अंदर एलिमेंट का अगर रिपीटेशन होता है, चाहे वो कितनी बार भी लिख दे, आप उसको एक ही बार कंसीडर करेंगे। ये होता है सेट का जो रोस्टर फॉर्म है और सेट बिल्डर फॉर्म है, और उससे रिलेटेड 2 कंडीशन आपके सामने। नोट कीजिए इसको, कुछ भी डाउटफुल है पूछ लीजिए। देखिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे रोस्टर और सेट बिल्डर कन्वर्जन का, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए एक सेट लिखा, ठीक है, x such that x belongs to natural number और x is equals to
x इज इक्वल्स टू 2n और n बिलोंग्स टू होल नंबर, अभी नहीं बंद हुआ, बिलोंग्स टू होल नंबर, और उसके साथ में n इज लेस देन 5। चलिए अब हमको इसका रोस्टर फॉर्म बताना है, सोच के थोड़ा कैसे क्या करेंगे। x नेचुरल नंबर होना चाहिए, समझ गए, x 2n के बराबर है, ये मेन पार्ट है, ठीक है, ये मेन है, x और 2n दोनों है रिलेटेड। अब सोच के बताइए n इंडिपेंडेंट की x इंडिपेंडेंट? सर n इंडिपेंडेंट। n इंडिपेंडेंट, तो n का वैल्यू हम कंसीडर करेंगे और x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, n कंसीडर करेंगे और x कैलकुलेट करेंगे, तो उसके बेसिस पे मेरा पूरा खेल किसके ऊपर चलेगा, n। तो अब काम का चीज है n एक होल नंबर है, n एक होल नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग होगा 0 से, कहां तक जाएगा, 5 से कम, यानी कि ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, ये मिल गया n। इसके रिस्पेक्ट में x हमको मिल गया 2n 0, x मिल गया 2n 2, ये 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके, ये भी 2 से मल्टीप्लाई करके x। अब आपसे सवाल है, सेट के अंदर x बैठेगा कि n बैठेगा? x बैठेगा। x बैठेगा, जो यहां लिखा रहेगा ना, जो यहां लिखा रहेगा, इस कॉलम से पहले जो लिखा रहेगा वही यहां सेट में बैठेगा, बस इसका ध्यान रखिए। 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। कोई क्या इस पे सवाल उठाना चाहेगा कि हम ही उठाए? यस सर। जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा सर। जीरो नहीं होगा, कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी हम जो सेट लिखे वो गलत था, जैसे 0 को हटाएंगे अब जाके ऊपर वाले कंडीशन को फुलफिल करके एक रोस्टर फॉर्म बन गया, क्योंकि जैसे x हमको 0 मिला, मेरे दिमाग में आया कि x के बारे में भी तो कुछ बोला था, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी ये कंसीडर ही नहीं करेंगे, और मेरा सेट A का जो रोस्टर फॉर्म होगा वो 2 4 6 8 कंटेन करेगा। इट इज द रिक्वायर्ड रोस्टर फॉर्म ऑफ गिवन सेट A, ठीक है। दूसरा ऐसा ही कुछ, ऐसा ही B एक सेट है, ठीक है, सेट है, और देखिए क्या लिखा, 2x such that x is equals to 1 by 2n 2n plus 1 1 by 2n plus 1, और n belongs to x can be, सीधा लिख देते हैं, x can be 1 3 5, बस ये ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए क्या इंडिपेंडेंट कौन, सर n के वैल्यू से x निकालेंगे, और सेट के अंदर x बैठेगा कि 2x बैठेगा? सर 2x 2x बैठेगा सर। समझ में आया कैसे काम करना है? तो n का वैल्यू कंसीडर्ड 1 3 5 जैसा दिया, उसके अकॉर्डिंग x का वैल्यू ऐसे ऐसे निकालते चलेंगे, ठीक है। 1 के रिस्पेक्ट में 1/3, 3 के रिस्पेक्ट में 1/7, 5 के रिस्पेक्ट में 1/11, ठीक है। और उसके बाद फाइनली हमको चाहिए 2x जो कि अंदर बैठेगा, तो 2x 1/3 के रिस्पेक्ट में 2/3, 1/7 के रिस्पेक्ट में 2/7, 1/11 के रिस्पेक्ट में 2/11। मेरे पास 3 वेरिएबल n x 2x, मगर सेट के अंदर बैठने का 2x को है, तो यहाँ पे b जो सेट लिखा जाएगा उसमें 2x को पुट करेंगे, 2/3 2/7 2/11, 2/3 2/7 2/11, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। इसी सेट B का जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था वो इसका रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है, ऐसा कन्वर्सन। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन अब है, 2 क्वेश्चन भी बताया ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक सेट C है, ठीक, C a set of all integers divisible by 3 and 5 before ना between, not before, between, ठीक ना, between 1 and 30, बस ये इसका, ये जो है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म का, इसका आपको रोस्टर बताना है। रोस्टर क्या होगा, जैसे आंसर आ जाए बोल दीजिएगा।
केवल 15 आया ना? यस सर। तो इसका माइनस आंसर भी होगा ना, क्योंकि इंटीजर है। क्या होगा एक और? सर माइनस में भी ना आंसर होगा क्योंकि इंटीजर है। नहीं नहीं, माइनस इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि ये बोल दिया ना, वही चीज हम पहले वर्ड लिखे थे ना बिफोर, तो बिफोर अगर लिखते तो वो नेगेटिव में बहुत दूर तक चला जाता, मगर हम क्या वहां पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए कि ना भाई बिफोर हटाओ, उसकी जगह बिटवीन डाल दो। तो बिटवीन क्या 1 और 30 के बीच में, मतलब क्या है ना कि आपके पास अगर कोई x आएगा, मान लीजिए x इज द एलिमेंट ऑफ सेट C, अगर आपके पास x आएगा तो ये 1 से 30 के बीच में रहेगा, नॉट 30 नॉट 1, इसके बीच में रहेगा। तो एक ही आंसर आएगा 15। और कुछ? ठीक है, यस सर। और किसी का कोई डिफरेंट आंसर भी आए क्या? डिस्कस कर सकते हैं ना, कभी चिंता मत कीजिए गलती होगा, अरे भाई डिस्कशन है। यस सर आया। ठीक, सबका 15 आना चाहिए, ठीक है 15, क्योंकि देखिए 3 और 15 जब भी एंड लगा रहे, आपको सिखाया गया है कि जब भी दो नंबर के बीच में एंड लगा रहे, आप इन दोनों का एलसीएम फाइंड कीजिए, एलसीएम निकालिए, जो एलसीएम आएगा उससे डिविजिबल जो भी नंबर्स है, जहां से जहां तक बोला गया उससे डिविजिबल जो भी नंबर है बस उसी को इंक्लूड कीजिए। तो देखिए 3 और 15 का एलसीएम 15 आएगा। अब 15 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए 1 से 30 के बीच में, तो एक अकेला 15 आएगा, तो बस 15 को लिख दिया गया। यही हो गया इस पूरी कहानी का ना, ये एक सेट बिल्डर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर का रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है, ऐसे सोचना है। अगर कहीं भी डाउट रहे किसी का भी, पूछेंगे, सोचेंगे ऐसा नहीं कि हो गया सबका तो मेरा भी हो जाएगा, ठीक, ऐसा नहीं, एकदम अपने लिए खुद से पूछना है। x such that x plus 1 equals to 3। एक मिनट, थोड़ा सा हम कंडीशन ही अलग बना देते हैं। x such that x belongs to नेचुरल नंबर, और इसके साथ में लिखा x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा, ये है मेरे पास सेट बिल्डर। जब भी ऐसा कंडीशन है वो अपने आप सेट बिल्डर है, ठीक है, बोलने का जरूरत नहीं है। अब रोस्टर फॉर्म में आंसर चाहिए सर 2 होगा आंसर। और केवल 2 सर 2। यस सर सर। 2। एक अकेला 2 आएगा, चलिए ठीक है, फिर से एक बार e देखिए क्या लिखा है, x such that x square minus 5x minus 6 equal to 0। अब बोलिए e क्या होगा? रोस्टर फॉर्म में बताना सर 2 और 3। 2 और 3 गलत है, 2 और 3 गलत है। और 6। -2 और -3 मल्टी, फिर से एक बार, -2 और +3। तो -2 और +3 तो वो -5 के बराबर नहीं होगा ना, ऐड करके तो होना चाहिए ना, मिडिल का ही तो स्प्लिट होता है, ऐसे सोचिए ना। -2 में -3 होगा। -2 6 +1। अच्छा ठीक है चलिए, -2 और -3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो तो +6 आएगा ना, वहां -6 है, ये होगा, सोचिए ना इसके बारे में। देखिए दोनों चीज फुलफिल करेगा, -6 + 1 इज -5, -6 + 1 इज -5, और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए -6 आया, बस ये क्वाड्रेटिक वाला बात है। तो सेट ई क्या लिखेंगे, इज x का मतलब क्या हो गया, एक -6 आ रहा है और एक +1 आ रहा है, ये हो जाएगा सेट। तो आप मैथमेटिक्स में अभी तक जो भी पढ़े हैं वैसा कोई भी कंडीशन लगा के सेट लिखने के लिए दिया जा सकता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है ये बहुत ब्रॉड होता है, ये बहुत बड़ा होता है, इसके अंदर कोई भी कंडीशन रखा जा सकता है, और आपसे सिंपल एक सवाल पूछेगा कि उसको रोस्टर में कन्वर्ट करो। अब थोड़ा उल्टा काम किया जाए,
इसका प्रैक्टिस हो रहा है, ये चलता रहेगा, आपको बहुत क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। इस बार क्या है क्वेश्चन अपने पास कि एक सेट ए लिखा है, ठीक है, और वो लिखा है 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 और इसका सेट बिल्डर फॉर्म इस बार लिखना है। उल्टा काम, रोस्टर दिए, सेट बिल्डर बताना है क्या होगा। जिसका जो आएगा, एक आंसर कभी नहीं होता इसका, ठीक है, बोलिए किसी का आ जाए तो। So x belongs to 1/2n plus 1. x such that x 1 by so 1 by 2n plus 1. 2n plus 1। अब n के बारे में बताना पड़ेगा आपको, इनकम्प्लीट है अभी। n belongs to natural number. n belongs to natural number, मगर नेचुरल नंबर तो इंफिनिटी तक जाएगा, इसको रोकना पड़ेगा। Sir, x less than 5. x लेस देन, एकदम ठीक। अब सब कोई मिलके आप लोग एकदम सही जवाब दे दिए। x सच दैट x इज इक्वल्स टू 1/2n प्लस 1 जो ऑड बताएगा, और n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे तो 5, 3 रखेंगे तो 7, 4 रखेंगे तो 9, यानी n का वैल्यू 1 2 3 4 होना चाहिए। तो n कैन बी नेचुरल नंबर बट लेस देन 5। ये कंप्लीट आंसर हुआ इसका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, लिखने वाला एक आदमी ऐसे भी लिख सकता है, देखिएगा कि a जो है सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑड इंटीजर बिटवीन 1 to 11। पढ़िए क्या लिखा है, सेट A is the set of reciprocal, अपने आप नीचे आ गया, 1 हो गया ये वर्ड के साथ, किस चीज का रेसिप्रोकल, ऑड इंटीजर्स 3 5 7 9, ऑड इंटीजर्स के रेसिप्रोकल का एक सेट है, और वो ऑड इंटीजर कहां से कहां, 1 से 11 के बीच में होना चाहिए, 1 और 11 के बीच में होना चाहिए। तो 1 को छोड़ के 11 को छोड़ के ऑड इंटीजर 3 5 7 9, वही चीज मिला ना जो यहाँ पे मेंशन है। तो आपका ये बिल्कुल सही, मैथमेटिक्स में आपको ऐसे ही आंसर करना है। अगर आप ऐसा नहीं सोच पा रहे हैं, हम आपको बस ये बताना चाहते हैं कि आप ये भी लिख के आइएगा तो कोई नहीं काटेगा, आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसलिए होता क्या है ना कि ये मैथमेटिकल कंडीशंस जो है उसमें अगर एक भी कंडीशन छूट गया, जैसे अभी हम आपसे पूछ रहे थे, आप यहाँ बोल के रुके, हम आपसे बोले आपको n बताना होगा, तो आप यहाँ पहुंचे, फिर हम आपको बोले कि n इंफिनिटी तक चला जाएगा, उसको रोकना होगा, तो आप यहाँ पहुंचे। बाय द वे, अगर इस 4 कंडीशन में से किसी एक प्लेस पे भी आपका छोटा सा मिस्टेक हो गया तो वो तो गलत हो गया, ठीक है। इस कारण से अगर आप बहुत श्योर नहीं रहेंगे कि हर चीज हम मेंशन किए हैं, तो वैसे केस में क्या कीजिए ना, आंसर के जगह पे ऐसे स्टेटमेंट लिख के चले आइएगा। स्टेटमेंट तो लिखने में आपको एकदम क्लियर रखना है कि जो दिया है बस उसी चीज को हम इंग्लिश में यहाँ पे लिख के आए, वो भी आपका सही होगा। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ठीक है। नोट कीजिए इसमें बोर्ड पे जो भी है। और कुछ डाउट है तो पूछिए। श्रेया देखिए, अब आपके लिए क्या हो जाएगा कि वो टेस्ट जो रहेगा तो एक्टिव रहेगा वो 3 ही घंटे, ठीक है, 3 ही घंटे वो एक्टिव रहेगा तो वहां पे दोनों पेपर, ठीक, वहां पे पीसीएम भी रहेगा अलग, पीसीबी भी रहेगा अलग। तो आप क्या कीजिएगा ना कि पीसीएम दे दीजिएगा और फिर उसके बाद सेकंड पेपर में से केवल बी दे दीजिएगा, समझे ना क्या बोल रहे हैं, ठीक है। आपको दोनों एक्सेस करवा देंगे, तो आप पीसीएम दे दीजिएगा और सेकंड पेपर का बी दे दीजिएगा। और आप में से किसी का है क्या मैथ या बायो? अंजलि आप बोल रहे थे? यस सर। तो आप भी वही काम करेंगे, जिसका भी है ना मैथ्स और बायो दोनों है, तो आप इसी तरीके से अटेम्प्ट लीजिएगा, ठीक है। सर डीपीपी से क्वेश्चन दीजिएगा क्या? नहीं, हम दिए नहीं है, वो आता है, ठीक है, इसलिए लेट होता है ना, ठीक, वो बस सिलेबस हम लोग को बताना रहता है, बाकी वो बन के वहां आ जाता है, ठीक है। और क्वेश्चंस जो रहेगा उसी टाइम आंसर भी मिल जाएगा, उसी टाइम में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे आप पेपर आंसर भी उसी टाइम में मिल जाएगा। जैसे आप पेपर सबमिट करेंगे ना,
आप पेपर सबमिट कीजिएगा, आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद वो अगर 1 बजे से 4 बजे तक एक्सेस है, शायद यही टाइम है आपके टेस्ट का, ठीक है। तो 4 बजे के बाद आप फिर से जाके उसको ओपन कीजिएगा तो उसमें डिटेल रिपोर्ट आ जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसमें पुट होगा तो सॉल्यूशन दिख जाएगा, अदरवाइज आंसर तो पता चल जाएगा। आंसर लाइट ग्रीन रहता है, जो आंसर करेक्ट होता है वो लाइट ग्रीन रहता है, रॉन्ग कीजिएगा वो रेड हो जाएगा, अगर आपका करेक्ट है तो वो डार्क ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। वो सब चीज वहीं पे एक साथ मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस वाला डाले थे ना एक, यस सर। उसको करके देखे थे? यस सर। हाँ, सबको इसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो ओपन है, ठीक। आप किसी भी टाइम में प्रैक्टिस टेस्ट एक देख लीजिएगा कि कैसे होता है। बिल्कुल उसमें जैसे होता है ना उसी तरीके से आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन में भी होगा यार, ठीक है। सर टेस्ट का जो रिजल्ट होगा वो आप ही देखिएगा क्या? हम तो सब देखते रहते हैं, ठीक है। किसी का भी टेस्ट होता है, जूनियर का रहे सीनियर का रहे, हम सब देखते हैं, वो हमको जरूरी होता है, ठीक है, इसलिए हम देख ही लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं ना, पहला टेस्ट है, आराम से, दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग जैसे देख रहे थे कि जो सेट बिल्डर फॉर्म ये सब था। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और ऐसा देखिए क्या लिखा है। सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ, आप बनाइएगा तो एक नया चीज इसमें बताएंगे, ठीक है। एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड मिसिसिपी। ये ऐसा वर्ड है ना जिसको बोलने में परफेक्टली, अगर कोई हकलाता नहीं है, अगर बाय द वे सोया हुआ नहीं है, नॉर्मल आदमी अगर बोलेगा एग्जैक्टली 1 सेकेंड इसमें है ना कंज्यूम होता है। ये ऐसा वर्ड है, इसको पूरे के पूरे वर्ल्ड में माना गया है कि ये 1 सेकेंड का वर्ड है, इसको बोलने में 1 सेकेंड लगता है, मिसिसिपी। अगर आप हड़बड़ी में ना हो, अगर आप लेटे हुए नहीं है, अगर आप स्लो मोशन में नहीं चलते हैं, जनरल है, तो आपको बोलने में एग्जैक्टली 1 सेकेंड लगता है, ठीक है। ये ऐसा वर्ड। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है ना कि इस वाले वर्ड के लेटर से एक सेट बना, ठीक है। आप बताइए इसके अंदर क्या क्या होगा, बोलिए। MISP, बस, ठीक है, 4। अब देखिए इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि M इज एलिमेंट ऑफ सेट A, M इज एलिमेंट ऑफ सेट A। तो इस चीज को ऐसे भी दिखाया जा सकता है M belongs to सेट A। ये नोटेशन किसका? बिलोंग का, ठीक है, belongs to इसका। और ध्यान रखिएगा आगे चल के कभी ये मिलेगा, ये उल्टा ये जो होता है ना, ये ईच एंड एवरी होता है, शायद हम फंक्शन में बताए थे, ठीक है। अगर नहीं बताए हो तो याद रखिएगा ईच एंड एवरी, या फिर इसको फॉर ऑल कहा जाता है, ठीक है, उल्टा ए। अब ये जो है बिलोंग्स टू का है। अब इसके बेसिस पे फिर से एक बार सेट के लिए कोई अगर पूछे कि S बिलोंग्स टू सेट A, बताओ ट्रू की फॉल्स, क्या बोलेगा? इट इज ट्रू। अगर ये बोला गया Q बिलोंग्स टू सेट A, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स, ठीक है, फॉल्स, एकदम तैयार रहिएगा। बोला E नॉट बिलोंग्स टू सेट A, ट्रू की फॉल्स? ट्रू। ये बोल रहा है कि E जो है ना वो सेट A के अंदर नहीं है, E सेट A के अंदर नहीं है, तो सही तो बोल रहा है। कहाँ E हमको दिख रहा है ही नहीं, ठीक है, तो ये सही बोल रहा है। ऐसा क्वेश्चंस भी रहता है, ठीक है, 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन भी रहता है, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, इससे रिलेटेड, ठीक है, याद रखना। आगे थोड़ा बढ़ा जाए अब टाइप्स ऑफ सेट्स में। टाइप्स ऑफ सेट्स क्या क्या होता है? सबसे पहला एम्प्टी सेट, सबसे पहला एम्प्टी सेट, इसी को वॉइड सेट भी कहते हैं, ठीक है। और इसी का एक और नाम है कॉल्ड नल सेट। 3 सेट, एक ही सेट का 3 नाम, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट। अगर आप इन तीनों वर्ड में से किसी का भी मीनिंग जानते हैं तो थोड़ा बता दीजिए। सर उस सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। सेट पे आप चलेगा। हम पूछे एम्प्टी मतलब खाली, वॉइड मतलब खाली, नल मतलब खाली, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं खाली, ठीक है। इसका मतलब कोई नहीं होगा। कहने का मतलब है दिस सेट does not contain any element,
डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं होगा, तो फिर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए ए मान लीजिए कोई एम्प्टी सेट है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सिंपल कर्ली ब्रेस बना के खाली छोड़ दिया जाता है। ये इसका रोस्टर फॉर्म है, ये इसका रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म एम्प्टी सेट का रोस्टर फॉर्म होता है। फाई PHI, या तो फाई से रिप्रेजेंट करेंगे नहीं तो कर्ली ब्रेस बना के खाली छोड़ देंगे, ये रोस्टर फॉर्म हुआ। सर क्या सेट बिल्डर फॉर्म भी होता है? सेट बिल्डर ही तो होता है, रोस्टर में तो कुछ होता ही नहीं। सेट बिल्डर में बहुत डिफरेंट कंडीशन होता है। एक एग्जांपल देते हैं, फिर उसके बाद आपसे थोड़ा डील करेंगे, ठीक है? कुछ भी नाम दे दें, A B C कुछ भी। देखिए क्या लिखा है, x such that x belongs to natural number, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा ताकि आप समझ जाएं, और x less than 0, ठीक है? अंदर क्या लिखा है? बोला A के अंदर x होगा, अगर x एग्जिस्ट किया तो x होगा। x कौन है? नेचुरल नंबर का पार्ट है। x कितना है? वो 0 से लेस है। अब हम लोग सोचें, ये दोनों तो उल्टा बात कह रहा है, ठीक है? नेचुरल नंबर लेस देन 0 हो सकता है क्या? नेचुरल नंबर लेस देन 0 नहीं हो सकता। यानी कि जो कंडीशन दिया, कंडीशन नॉट फुलफिल्ड, कंडीशन नॉट फुलफिल्ड। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो इसका मतलब हुआ नो वैल्यू ऑफ x, x का कोई वैल्यू नहीं। अगर x का कोई वैल्यू नहीं तो आप ये कह सकते हैं A इज नल सेट या एम्प्टी सेट, तीनों में से कोई भी नाम दे दीजिए। एक ऐसा, एक नल सेट है, वॉइड सेट है, एम्प्टी सेट। दूसरा एग्जांपल आपके सामने, ठीक है? देखिए लिखा x such that x belongs to real number और real number, x belongs to real number और x square plus 1 equal to 0, ठीक है? ये लिखा x square plus 1 अगर 0 के बराबर हो जाए, x square plus 1 अगर 0 के बराबर हो जाए तो x square minus 1 होगा। x square minus 1 अगर हो गया तो x जो है वो रूट अंडर -1 होगा, और ये नॉट रियल होता है, ये रियल नहीं है। रियल में कभी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता। याद कीजिए वो जो डोमेन का कंडीशन आपको बताया गया था, ठीक है? तो कभी भी रियल नंबर में स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता है। अगर x का वैल्यू स्क्वायर रूट में नेगेटिव लेके आया, मेरा डिक्लेरेशन होगा कि ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है। अब देखिए ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, अपोज। इसका मतलब आप आंसर देंगे नो वैल्यू ऑफ x पॉसिबल, या सिंपल लिख दीजिए। तो उससे क्या पता चला? उससे पता ये चला कि जो B है, B इज नल सेट या एम्प्टी सेट, ये एक नल सेट या एम्प्टी सेट है। मतलब क्या हुआ? सर अगर एग्जांपल लिखने बोल ही दिया हमको एम्प्टी सेट का, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा बात, ऐसा कंडीशन लिख के आइए जो फुलफिल नहीं होता है। एम्प्टी सेट का जब भी एग्जांपल देना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, ऐसा एग्जांपल लिख के आइए जो फुलफिल नहीं होता है, वो हमेशा एग्जांपल होगा एक नल सेट का या एम्प्टी सेट का। तो कोई भी ऐसा कंडीशन लिख दीजिए जो फुलफिल ना हो, वो हमेशा एग्जांपल है सेट बिल्डर फॉर्म में, एम्प्टी सेट का, वॉइड सेट का या नल सेट का, ठीक है? नोट करेंगे इसको, और नोट करने के बाद अपने अपने तरफ से एक एग्जांपल देना है, ठीक है? एम्प्टी सेट का, ये इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में अपना अपना आंसर आराम से एक एक करके बताइएगा, सुनते जाएंगे, बताएंगे हाँ है कि नहीं है, पहले नोट कर लीजिए। सर बोले, फाइनल आंसर आ गया ना? बोलिए। बोल रहे सर। सर B is a set हाँ, such that x belong to whole number x greater than 1. x belongs to whole number x greater than 1,
यही ना? यस सर। तो x ग्रेटर देन 1 तो Yes, होल sir. नंबर हो गए, ये तो फुलफिल कर जाएगा। सर एक स्टेट हम बोले सर हाँ। लेस लेस लेस। ओ अच्छा, लेस बोलना था, तो लेस देन 1 बोलिएगा तो 0 तो होल नंबर होता ही है। हाँ लेस। इसका आंसर एक एलिमेंट आएगा, ये एम्प्टी नहीं है। फिर से ठीक कीजिए उसको। हाँ बोलिए अंजलि। सर x such that अच्छा x belongs to sir x such that x belongs to natural number x square equal to 3। ठीक है, देखिए x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 मतलब x जो है वो प्लस और माइनस रूट 3 आया, और ये कभी नेचुरल नंबर नहीं होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे को फुलफिल नहीं कर रहा है। आपका आंसर सही है। और किसी का कोई भी? सर हाँ बोलिए। सर x such that x such that x is a natural number x belongs to natural number, sir even natural number even natural number। चलिए ठीक है, x is even natural number not divisible by 2। not divisible by, अच्छा स्टेटमेंट ना, not divisible by 2, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, एकदम सही। इवन नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, ये दोनों एक दूसरे को कभी फुलफिल ही नहीं करेगा, ये भी सही। श्रेया का आंसर था ना? यस सर। ठीक है, और एक और दे दीजिए, खत्म किया जाए इसको। कोई भी? मिनाल ठीक कीजिएगा उसको। मिनाल आवाज जा रहा? ठीक कर रहे सर, क्या सोचने दीजिए। अरे कितना देर लगाइएगा भाई, 0 बैठा देते काम खत्म हो जाता। ठीक है, हो गया। यस सर, आप कंफ्यूज कर दिया हमको भी। हम कहाँ कंफ्यूज किए, आप ही तो बोले कि सर 1 से लेस, तो 1 से लेस तो होल नंबर होता ही है 0, तो अब तो आपको सही फैक्ट बात बता देता। हम कहाँ कंफ्यूज। और किसी का? एक पीयूष, हिमांशु, गरिमा, राजकुमार, निक्की, ज्ञान, अरे बैठे हुए हैं साइलेंट लगा के। रूपम, प्रशांत, कोई नहीं? अरे यार, सर हाँ हाँ, सर x such that एक्स, गरिमा ना? सर श्रेया अच्छा श्रेया, हाँ, एक्स सच दैट x is a even prime number except 2। अदर देन 2, सही है? यस सर। अदर देन 2, एकदम ठीक। ये अकेला एक इवन प्राइम नंबर होता है, और यहां बोला गया कि x 2 को छोड़ के कोई इवन प्राइम होगा। ठीक है, 2 ही इवन प्राइम होता है, और यहां बोला गया 2 को छोड़ के हो ही नहीं सकता है। एकदम ठीक है। ठीक है, ऐसे आपको एम्प्टी सेट का एग्जांपल देना है। ठीक है, ठीक होता है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर पे नाम है इसका सिंगलटन सेट। लिखते हैं सिंगलटोन, पढ़ते हैं सिंगलटन। ठीक है, सिंगलटन सेट, नाम से पता चल रहा है इट कंटेन only one element, it contain only one element। अगर एक एलिमेंट कंटेन करता है तो उसको सिंगलटन सेट कहा जाता है। कोई भी, कुछ भी एक एलिमेंट। देख के बताइएगा क्या ये सिंगलटन है या नहीं है? नो सर, यस नो सर। सर, ये तो कोई एलिमेंट नहीं है, इसीलिए हम इसको लिखे सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि हमको डिस्कशन करना था। ठीक, आप बिल्कुल अपने आंसर को थोड़ा समझेंगे। ठीक ना, ये सिंगलटन है कि नहीं है? नो सर। नहीं, नॉट सिंगलटन इसीलिए लिखा गया क्योंकि इसी से क्वेश्चन ही आता है। बाकी तो सबको इसको पढ़ लिया, एक एलिमेंट देखा तो बोला सिंगलटन है, मगर स्टूडेंट यहां कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन में यही देता है। सिंगलटन से एक ही क्वेश्चन आता है और वो यही रहता है। ठीक है, अगर आएगा तो यही आएगा बस, नॉट सिंगलटन सेट। क्यों? सिंस
इट इज एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट है, ठीक है, ये एम्प्टी सेट है। कर्ली ब्रेस लगा दिए, इसका मतलब है कि ये एक सिंगलटन सेट है। कर्ली ब्रेस लगा के अंदर फाई डाल दिए, इट इज सिंगलटन, ये सिंगलटन सेट है। अब फाई का फंडा समझिएगा, फाई जब कभी भी अकेला हो तो अपना प्रॉपर्टी दिखाएगा। फाई जब भी अकेला हो तो अपना प्रॉपर्टी दिखाएगा, मगर आप कर्ली ब्रेस डाल के खाली छोड़ दिए, एम्प्टी, इसके अंदर आप अगर कुछ भी लिख दिए, नॉट एम्प्टी, कर्ली ब्रेस केवल है, बीच में कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं बैठा है, तो वो एम्प्टी, कर्ली ब्रेस अंदर कुछ नहीं है, एम्प्टी। अंदर में कुछ भी लिख दीजिएगा, कोई भी नंबर, ठीक है, या कुछ भी सिंबल, कुछ भी लिख दीजिएगा, वो एम्प्टी नहीं रहेगा। अगर एक लिखिएगा वो सिंगलटन हो जाएगा, ठीक है। चलिए सी नंबर, सी के अंदर यहाँ 0, बोलिए है कि नहीं है सिंगलटन? सिंगलटन है, ठीक है, सिंगलटन। चलिए सेट बिल्डर फॉर्म में देखते हैं, x such that x belongs to natural number, x belongs to natural number और x square is equals to 4, बोलिए सिंगलटन है कि नहीं है? Yes sir, सिंगलटन। सिंगलटन है। सर सिंगलटन नहीं है। सिंगलटन नहीं है, हम यही सुनना चाहते थे, अगर नहीं भी बोलते तो हम बताते, ठीक है। देखिए x स्क्वायर 4, तो x का दो वैल्यू, एक +2 और एक -2, इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इट डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या सही लिखे हैं? Yes sir। ठीक है, तो ठीक है, x का दो वैल्यू मिलेगा, मगर ये भी तो हमको रोका ना, ये क्या रोका कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल और उसका स्क्वायर 4, तो बस एक ही आंसर मिलेगा ना, ये तो हमको आंसर मिलेगा। ठीक, तो हम डी के अंदर ये सेट बिल्डर फॉर्म, डी के अंदर रोस्टर फॉर्म में लिखे तो केवल 2 आएगा, एक अकेला एलिमेंट, इसका मतलब सिंगलटन। देखिए कहां देख के स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, उसका फायदा उठाया जाता है, और हमको मेन आपको वही समझाना होता है। स्क्वायर देखता है, स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि 2 आंसर तो हो गए, ठीक है, और वैसे केस में सिंगलटन का तो सवाल ही नहीं उठता है, फिर वो दूसरे सेट पे सोचना स्टार्ट कर देगा और वही मिस्टेक होता है, ठीक है। एक और E x such that x belongs to natural number, x belongs to natural number और x minus 1, x square plus x plus 1 is equals to 0, बोलिए सिंगलटन है कि नहीं? क्यूब रूट, स्क्वायर रूट तो पढ़ेंगे नंबर सिस्टम 10 क्लास में, और नहीं भी पढ़े तो हम आपको ये बताएं, हम ये आपको कहाँ बताए हैं, लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहे थे तब बताए थे। यही वही आता है, बार बार वही रिपीट होता है, वही सब चीज लेके चलना होता है। क्या किसी को पता चला सिंगलटन है कि नहीं? सर सिंगलटन है। सिंगलटन है, ठीक है, सिंगलटन है। देखिए अगर किसी को नहीं पता चला तो थोड़ा आप यहीं पे डिस्क्राइब कर देते, ठीक है, यहीं पे डिस्क्राइब कर देते। सबसे पहला चीज कि हम आपको थोड़ा सा फैक्टर बना के दिए, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। अगर ये इक्वल टू 0 है तो इसका दो बात होता है, इसका दो बात होता है। एक बार लीनियर 0 होता है तो x इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा, ठीक है, एक रूट मिल गया। दूसरा, अगर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 0 होता तो वैसे केस में हमको 2 रियल रूट मिलता। क्वाड्रेटिक है, पूरा डिपेंड करता है अपने डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? x के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 इंटू, तो डिस्क्रिमिनेंट हमको -3 मिला जो लेस देन 0 है। इसका मतलब आप बोलेंगे नो रियल रूट्स। क्वाड्रेटिक का तो कोई रियल रूट होगा ही नहीं, ठीक है। अगर कोई रियल रूट नहीं होगा तो वो नेचुरल कहां से होगा? नहीं हो सकता है, यानी ये कोई x नहीं देगा, कोई भी x का वैल्यू ये प्रोवाइड नहीं करेगा। कौन? क्वाड्रेटिक वाला। तो कौन प्रोवाइड करेगा? लीनियर वाला। कितना वैल्यू? 1। तो इस पूरे के पूरे
फैक्टर को मतलब जो फैक्टराइजेशन किए, ये जो एक्सप्रेशन था उसका फैक्टराइजेशन किए, उससे सॉल्व करके केवल एक ही रियल वैल्यू, एक ही नेचुरल नंबर वैल्यू मिल रहा है, वो भी कौन 1। तो e का वैल्यू हम लिखेंगे कर्ली ब्रेस में 1, और क्योंकि सिंगल एलिमेंट है इसलिए सिंगलटन है। ठीक है, चलिए इसको नोट करेंगे।